हेलो दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 12 पाठ 12 रेडियम की आत्मकथा, जिसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी सन में हुआ और उसका निधन सन 1938 ईस्वी सन में। युग प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामसाय दुबे था। वे काने कुब्ज ब्राह्मण थे। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा का क्रम अधिक समय तक न चल सका। उन्हें जीआईपी रेलवे में नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद टेलीग्राफ का काम सीखकर इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू के रूप में नियुक्त हुए। नौकरी के साथ साथ हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि का गहन अध्ययन किया। सन 1903 से सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। वे भाषा शास्त्री, रचनाकार, अनुवादक, व्याकरण, इतिहासज्ञ, अर्थशास्त्री होने के साथ साथ विज्ञान में भी गहरी रुचि रखने वाले थे। काव्य मंजूषा, द्विवेदी काव्यमाला, कविता कला उनकी काव्य रचनाएं हैं। अनुदित काव्य में गंगा लहरी, ऋतु रंगिणी, कुमार संभव आदि हैं। अनुदित गद्य रचनाओं में भामिनी विलास, अमृत लहरी, शिक्षा, स्वाधीनता, जल चिकित्सा, हिंदी महाभारत आदि अनुदित ग्रंथ रचनाएं तथा हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समीक्षा, वैज्ञानिक कोश, नाट्य शास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, विज्ञान वार्ता, वाणी विलास, विचार विमर्श आदि हैं। द्विवेदी प्रथम साहित्यकार हैं जिनको हिंदी साहित्य सृजन के लिए आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। प्रस्तुत गद्य रचना विज्ञान वार्ता से ली गई है, जिसमें रेडियम नामक के पदार्थ के आविष्कार और उनकी यातना का आत्मकथात्मक शैली में वर्णन हुआ है। संस्कृत तत्सम और अरबी फारसी भाषा के शब्दों की अधिकता है। तो दोस्तों, रेडियम की आत्मकथा की हम शुरुआत करते हैं। मैं कहाँ जन्मा, ये कहना मेरे सामर्थ्य के बाहर और तुम्हारी कल्पना से परे है। ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेह में और काल से अपरिचित तथा अपरिच्छन्न गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई थी। मैं अकेला निराधार उस अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। इसी बीच अद्भुत घटना घटी। परमाणु की एक ज्योतिर्मय धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैं वायव्य सागर का एक अंश बन गया। इस दशा में मैं कई युगों तक और तमाशा देखता जाता था कि कैसे एक परमाणु दूसरे, तीसरे आदि परमाणु से मिलकर आकार तथा रूप धारण कर रहा है। अब गर्मी बढ़ने लगी और असह्य हो उठी। बिजली चमकने लगी, हलचल मच गई। परमाणु धक्के पर धक्के खाने लगे और उनकी गति वेगवती होती गई। इस अवस्था में कई अरबों वर्ष तक रहकर मैंने देखा कि मैं अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का एक अंश हूँ। इस जलती हुई अवस्था में मैं युगों तक पड़ा रहा। निदान दसों दिशा में बड़ा गर्जन होने लगा। निदान का मतलब था आखिरकार दसों दिशाओं में बड़ा गर्जन होने लगा और मेरे पहले संसार की रचना हुई। मैं इस संसार में
कैसे प्रविष्ट हुआ, कैसे धीरे धीरे एक सुंदर ग्रह बना जो जीवित प्राणों से भरपूर और बड़े बड़े नगरों से सुशोभित था। इन विषयों का विस्तार कर मैं तुमको थकाना नहीं चाहता। ये नवीन संसार निर्जल मरुभूमि में पणिगत हो गया और अंत में फटकर मिट गया तथा ज्योतिर्मय वायु पदार्थों के रूप में परिणत हो गया। इस महाप्रलय काल में मैं इस संसार से बड़े वेग से फेंका गया और दूसरे संसार में जा पहुंचा। ये दूसरा संसार भी कालांतर में नष्ट हो गया। इसी प्रकार मैं एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा आदि अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करता हुआ और अनेक देशों का चक्कर लगाता हुआ उस अग्निकुंड में गिरा जो सिकुड़ते सिकुड़ते तुम्हारी पृथ्वी बन गया। मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता था, क्योंकि यात्रा करते करते मैं बहुत थक गया था और मुझे आराम करना आवश्यक था। इसी से मैं पृथ्वी के नीचे की तह पर अपने सहचर अन्य धातु के साथ लेटा रहा। घोर निद्रा ने आकर घेरा और मैं कुंभकर्ण निद्रा में निमग्न हो गया। निद्रा पूरी भी नहीं हुई थी कि एक मुझे यात्रा करने के लिए फिर उठना पड़ा। मैं इस हिरण्य गर्भ के पेट में कई करोड़ों कई पद्मों वर्ष विद्यमान था, किंतु कुछ दिन पहले तक कोई मेरा पता न पा सका था। धरती का ऊपरी भाग आंधी पानी से कटकर समुद्र में डूबता गया और मैं प्रबल शक्तियों द्वारा हजारों वर्ष ऊपर की ओर निकलता गया। धरती का ऊपरी भाग आंधी पानी से कट कर समुद्र में डूबता गया और मैं प्रबल शक्तियों द्वारा हजारों वर्ष में ऊपर की ओर निकलता गया। बहुत सी खनिज धातुओं के साथ मेरी बड़ी गाढ़ी मित्रता हो गई थी। मैं बराबर उनके साथ रहता था और उनके सुख दुख में बराबर सहानुभूति रखता था। अंत में वैज्ञानिकों ने मुझे मेरी चीर संगीनी से अलग कर मनुष्य के सामने उपस्थित किया। वियोग का फल कड़वा होता है। यदि मैं चाहता तो उस वियोग का फल पहले वैज्ञानिकों और फिर मनुष्य को चखा देता, किंतु ऐसा करना मुझे मंजूर न था, क्योंकि मनुष्य में सिंह के जैसी धाक जमी रहती है, देवताओं में इंद्र जैसा मान पाते हैं, कंकड़ों में रत्न जैसा सम्मानित होता है, वैसे ही मैं मौलिकों का राजा बन बैठा था और इस स्थान पर मनुष्य ने मुझे बिठाया। उन पर मेरे प्रसन्न रहने का यही कारण है। मेरी उत्पत्ति पिंच ब्लेंडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई। यूरानियम मेरे पितामह और आयोडीन मेरे पिता। अर्थात यदि तुम यूरानियम के कुछ देर यूं ही रख दो तो उसमें आप ही आप आयोडीन और आयोडीन से मैं बन जाऊंगा। अच्छा, तुमने कभी पारस पत्थर का नाम भी सुना है? ये वो पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है और जस्ता चांदी का रूपांतरण ग्रहण करता है। ये पत्थर पहले भारतवासी के पास था, अथवा यूं कहो कि वे एक निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में परिणत करने की रीति जानते थे, किंतु पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इसे एक कपोल कल्पित वस्तु बतलाया और इसकी हंसी उड़ाई। अब मेरे आविष्कार से उनकी आंखें खुली है। वे समझ लगे कि जैसे यूरानियम से मैं मतलब रेडियम, अब मुझसे हीलियम धातु बनती है,
उसी प्रकार और धातुएं भी एक दूसरे का रूपांतरण ग्रहण कर सकती है। अब उनका ध्यान पारसपत्र की सत्यता की ओर गया है। उनमें कितने तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि पारसपत्र की समस्या हल हो गई है, किंतु वे नहीं जानते कि पारसपत्र बनाने में उन्हें अभी वर्षों लगेंगे। मेरा मूल्य इतना अधिक है कि मैं संसार की सभी वस्तुओं में बहुमूल्य हूँ। मेरे एक कण का जितना दाम है उतने में सोना और प्लेटिनियम ढेर के ढेर मिल सकते हैं। मेरी बहुमूल्यता का अनुमान तुम इतने से ही कर सकते हो कि एक आलपीन के सिरे के बराबर मेरे एक छोटे से टुकड़े का दाम 75,000 रुपया होता है। लंदन के मिडलसेक्स हॉस्पिटल में मेरे 2 कण हैं। वे इतने छोटे हैं कि बिना खुर्दबीन मतलब सूक्ष्मदर्शक यंत्र के देखे नहीं जा सकता, पर इतने ही छोटे कणों की कीमत 30,000 रुपये है। वे कांच की नली में भली भांति सुरक्षित रखे रहते हैं। मुझसे 3 प्रकार की किरणें बराबर निकला करती है। उन्हें तुम खाली आंखों से नहीं देख सकते। मैं अपनी किरणों के साथ परमाणुओं को भी विकिरण करता रहता हूँ। विकिरण करना मतलब विखेरना। यदि मेरे किसी मिश्रण को पानी में कुछ देर रख दो तो तुम देखोगे कि मैं अपना रंग गिरगिट सा बदलता हूँ। पहले तो मैं पीले रंग का रहूँगा, किंतु धीरे धीरे रंग बदलते अंत में गुलाबी रंग का हो जाऊँगा। मुझे पानी में मिलाकर रख दो तो मैं बड़ा गुल खिला दूँगा। पानी से जितना चाहो उतना ओजोन और ऑक्सीजन जमा कर लो। एक बात और याद रखो कि मेरे पास का तापक्रम आसपास के स्थान के तापक्रम से अधिक रहता है। तो दोस्तों, ये रेडियम की आत्मकथा का एक पहला भाग था। दूसरा भाग हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे।